बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तालबात कैसी हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल व करम से आप सब खैरियत से होंगी। तो बेटा लेक्चर के जो है आगाज़ से पहले दुआ पढ़ लीजिए। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। जी बेटा आज का हमारा लेक्चर जो है उसका उन्वान है मुकामी हुकूमत। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। मुकामी हुकूमत किसे कहते हैं बेटा? ये पाक स्टडीज़ में भी आपने 10th क्लास में भी इसको पढ़ा होगा। अभी जो सेकेंड ईयर में आप पढ़ेंगे इसको थोड़ा सा मज़ीद इसकी वजाहत होगी। इसमें मुकामी हुकूमत से मुराद ऐसी हुकूमत होती है जिसकी बागडोर मुकामी लोगों के हाथ में हो और वही मुकामी सतह पर इसके लिए पॉलिसीज़ भी मुरतब करते हैं और मंसूबे बनाकर उन मंसूबों को अमली जामा पहनाते हैं। इसका तारीखी पस मंज़र थोड़ा सा है, उसका हम अजमाली जायज़ा लेते हैं। पाकिस्तान के बेटा क़याम से कबल ही जनूबी एशिया में, ठीक है, मुकामी हुकूमतों का निज़ाम वाइसराय लॉर्ड रिपन ने 1867 में एक एक्ट के ज़रिए जो है वो नाफिज कर दिया था। यानी जब पाकिस्तान नहीं बना था तो बरसगीर पाक व हिंद से ही ये जो है मुकामी हुकूमतों का निज़ाम जो है ये इंट्रोड्यूस हो चुका था। और इस निज़ाम ने ज़िला और तहसील की सतह पर मुकामी बोर्ड भी कायम किए जिसके ज़रिए मुकामी लोगों के जो है मसाइल का पता भी चलता था और इन मसाइल का हल भी किया जाता था। लेकिन ये इदारे लोगों के मसाइल हल करने में नाकाम इसलिए रहे क्योंकि इनके पास ना तो इख्तियारात थे और ना ही वसाइल। पाकिस्तान के क़याम के बाद लॉर्ड रिपन के निज़ाम को अपनाया गया लेकिन इसका कोई खातर ख्वाह जो है फ़ायदा हासिल ना हो सका क्योंकि इस निज़ाम को सियासी हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा। फिर 1958 तक ये निज़ाम मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो चुका और मार्शल लॉ के निफाज के बाद इसको मनसूख कर दिया गया। उसके बाद बेटा सदर अयूब खान ने क्या किया? उन्होंने बुनियादी जमहूरियत का हुक्मनामा जो है 27 अक्टूबर 1959 को जो है वो जारी किया। उसके मुताबिक पाकिस्तान में मुकामी हुकूमतों का एक निज़ाम लागू किया गया। इस निज़ाम को बुनियादी जमहूरियत का नाम दिया गया। तो इसको आप हाईलाइट कर लें अपनी किताब पे, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे इजाफी पूछा जा सकता है कि बुनियादी जमहूरियत का जो है निज़ाम वो क्या होता है, किसने इसको राइज किया। तो उसके जवाब में आप लिखेंगे सदर अयूब खान ने बुनियादी जमहूरियत का हुक्मनामा जो है 27 अक्टूबर 1959 को जारी किया। इसका मकसद क्या था? अब इस हुक्मनामे का मकसद ये था कि इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली और अवाम के मसाइल का हल बुनियादी सतह पर उनकी अपने नुमाइंदों के ज़रिए कर लिया जाए। ये निज़ाम बेटा को ख़ातरों का तब्दीली तो ना ला सका और ना ही लोगों के मसाइल को हल कर सका क्योंकि इसको इंतखाबी इदारे के तौर पर इस्तेमाल किया गया। लिहाजा हुकूमत की तब्दीली के साथ ही ये निज़ाम जो है वो ख़त्म करना पड़ा। अब इसके बाद आ जाता है ज़ियाउल हक का दौर। तो फिर क्या था? ज़ियाउल हक से पहले हम जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर हुकूमत देखते हैं कि 1970 के इंतखाबात में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मगरबी पाकिस्तान और शेख मुजीबुर रहमान को मशरक़ी पाकिस्तान में अक्सरियत हासिल हुई और इक़्तिदार जो है अवामी नुमाइंदों के हवाले ना किया गया जिसके नतीजे में मशरक़ी पाकिस्तान को अलग सूबा बना दिया गया और मगरबी पाकिस्तान में हुकूमत जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले हो गई। भुट्टो सियासी अमल के ज़रिए मुकामी हुकूमतों को कायम करने में नाकाम रहा। जब ज़ियाउल हक के बरसर इक़्तिदार आने के बाद जो है फिर हमने ये देखा कि मुकामी हुकूमतों का निज़ाम दोबारा नाफिज हो गया और मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात 2 दफ़ा करवाए गए। ये निज़ाम मजबूत बुनियादों पर कायम किया गया और मरहलावार तरक्की भी करता रहा। इस तरह हम कह सकते हैं कि मुकामी हुकूमत का ये निज़ाम साल साल जो है ज़ियाउल हक के दौर के बाद चलता रहा मगर अवाम की अक्सरियत को खातिर ख्वाह इससे फ़ायदा हासिल ना हुआ। मौजूदा निज़ाम की खामियां दूर करने के लिए जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने 12 अक्टूबर 1999 को हुकूमत संभालने के बाद मुकामी हुकूमतों के निज़ाम में वाज़ेह तब्दीलियाँ लाने का वादा किया ताकि इक़्तिदार अवाम की निचली सतह तक मुंतकिल हो सके। सदर पाकिस्तान ने नए निज़ाम के तहत मरहलावार इंतखाबात दिसंबर 2000 और अगस्त 2001 के दरमियान करवाए और इसका इजरा 14 अगस्त 2001 को किया गया। ये निज़ाम 2008 तक काम करता रहा। 2010 में आइन में 18वीं तरमीम मंजूर हुई जिसमें आर्टिकल 140A का इजाफा किया गया। फिर इस आर्टिकल के मुताबिक जो है सूबाई हुकूमतों पर लाजिम करार पाया कि वो मुकामी हुकूमतें कायम करें और इंतज़ामिया और मालियाती इख्तियारात भी उनको दे दिए गए। उसके बाद बेटा 2013 में तमाम सूबाई हुकूमतों के ने क्या किया कि मुकामी हुकूमतों के क़याम के लिए एक एक्ट पास करवा लिया जिसके मुताबिक देही इलाकों में निज़ाम जो है उसको इम्प्लीमेंट किया गया। जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 3 दर्ज जाती है जिसमें ज़िले हुकूमत यूनियन की हुकूमतें इसमें शामिल थी जबकि शहरी इलाके में
3 درجاتی نظام ہے جس میں میٹروپولیٹن کارپوریشن، میونسپل کارپوریشن اور اس کے ساتھ جو ہے میونسپل کمیٹیاں شامل ہیں۔ ذیل میں اب ہم ان کی تفصیل دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے جو ہے دیہی علاقوں میں امپلیمنٹیشن ان کی ممکن ہو سکی۔ نمبر 1 پہلی ہیڈنگ ہے ضلعی حکومت۔ ضلعی حکومت میں بیٹا ایک چیئرمین ہوتا ہے، اس کا ایک وائس چیئرمین اور ضلعی کونسل کے ارکان، چیف آفیسرز اور تعلیم و صحت کی اتھارٹیز جو ہے اس پر مشتمل یہ نظام ہوتا ہے۔ اب چیئرمین اور جو وائس چیئرمین ہے ضلع کونسل کے پہلے اجلاس میں چیئرمین اور وائس چیئرمین کا انتخاب مشترکہ پینل میں کیا جاتا ہے اور ضلع کونسل کے موجودہ ارکان میں سے اس کی اکثریت سے یہ کیا جاتا ہے۔ چیئرمین ضلع کونسل کا انتظامی سربراہ ہے اور وائس چیئرمین جو ہے چیئرمین کی عدم موجودگی میں فلاحی سر انجام دے سکتا ہے، یعنی دونوں مل کر جو ہے ضلعی حکومت کے انتظام کو چلا دیتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں ضلعی کونسل۔ ضلع کی تمام یونین کونسلوں کے براہ راست منتخب کردہ چیئرمین باللحاظ عہدہ ضلعی کونسل کے ممبر ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ 15 یا 15 سے کم نشستیں عورتوں کے لیے، 3 یا 3 سے کم نشستیں کسانوں کے لیے، 5 یا 5 سے کم نشستیں جو ہے غیر مسلموں کے لیے مخصوص کی جاتی ہیں جو حکومت مقرر کرتی ہے۔ مزید ایک نشست جو ہے ٹیکنوکریٹ اور ایک نوجوان کے لیے مخصوص کر دی جاتی ہے۔ چیف آفیسر سرکاری ملازم ہوتا ہے بیٹا اور ضلع کے تمام محکموں کی نگرانی کرتا ہے اور ان تمام محکموں کے کاموں میں وہ ربط بھی قائم کرتا ہے اور ترقیاتی منصوبے بناتا اور ان کی نگرانی کرتا ہے۔ ضلع میں تعلیم و صحت کی اتھارٹیز جو ہیں بیٹا وہ بھی قائم کی جاتی ہیں جن کے ارکان بالواسطہ منتخب کردہ حکومت کے نامزد کردہ ہوتے ہیں۔ انتظامی سربراہ چیف انتظامی آفیسر ہوگا اور چیف انتظامی آفیسر اتھارٹی کا بڑا اکاؤنٹ آفیسر ہوتا ہے، تمام فرائض سر انجام دیتا ہے جن کا ذکر ایکٹ میں کیا گیا ہوتا ہے۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی پرائمری، ایلیمنٹری، سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری اسکولوں کا انتظام جو ہے یہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی سنبھالتی ہے، حکومتی تعلیمی پالیسیوں کو لاگو کرتی ہے اور تعلیم کا معیار کو بہتر بناتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے بیٹا ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی جو ہے پرائمری اور سیکنڈری صحت کی جو ہے سہولتیں فراہم کرتی ہے، اتھارٹی کا بجٹ منظور کراتی ہے اور اداروں کے لیے فنڈ منظور کرانے کے بعد ضلعی سطح پر صحت کی سہولتیں فراہم بھی کر دیتی ہے۔ یونین کونسل جو ہے چیئرمین، وائس چیئرمین اور 6 جنرل کونسل پر مشتمل ہے۔ ان کا انتخاب مذکورہ یونین کونسل کے عوام براہ راست پنجاب، بلوچستان اور سندھ میں 4 سال کے لیے اور خیبر پختونخوا میں 3 سال کے لیے کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ وہ عورتوں کے لیے ایک کسانوں اور نوجوانوں اور غیر مسلموں کے لیے نشستیں مخصوص کی جاتی ہیں۔ چیئرمین یونین کونسل کا سربراہ ہوتا ہے اور اس کی غیر موجودگی میں وائس چیئرمین فرائض سر انجام دیتا ہے۔ جی بیٹا یہ تو تھے مقامی حکومت کا تھوڑا سا ہم نے پس منظر دیکھا، اس کے بعد ہم نے دیکھا مقامی حکومتوں کا نظام کس نظام حکومت میں بہترین انداز میں چلا اور اس کے بعد ہم نے دیہی علاقوں میں ان مختلف شعبات پہ نامزد لوگوں کی ذمہ داریوں کا اور ان کے لیے کتنی سیٹیں جو ہیں منتخب کی جاتی ہیں ان کے حوالے سے تفصیلاً پڑھا۔ یہیں پر ہم اپنے لیکچر کو ختم کرتے ہیں بیٹا، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کو مزید آگے کنٹینیو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔